अस्सलाम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो उसमें हमने रदरफोर्ड का मॉडल डिटेल में पढ़ा था अलॉन्ग विद पोस्टुलेट्स एंड डिफेक्ट्स। ठीक है, अब असूली तौर पे इसके बाद हमें मूव करना है बोर्स एटॉमिक मॉडल पे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, और एप्टीट्यूड में तो आपको पता है हर चीज़ आनी चाहिए छोटी बड़ी। तो एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्योंकि आप रट्टा लगाने के दौर से निकल गए हैं तो आपको बस ये थ्योरी सुन लेनी है और मेमोराइज कर लेनी है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है छोटी सी थ्योरी है, और ये बोहर के मॉडल में इस्तेमाल होती है डेरिवेशन में। और डेरिवेशन अब आपको करनी नहीं है तो आपको एक तरह से इतना इसका इस्तेमाल पे तवज्जो नहीं देनी। हाँ, ये कह क्या रहा है वो सुनना है। प्लैंक ने बोला था कि जो लाइट है उसको आपको पता है एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं आप लोग फिजिक्स में, जिसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, लाइट एनर्जी पैकेट्स है जिसको आप लोग बोलते हैं फोटोन। अब फोटोन के बारे में बोहर भी नहीं, रदरफोर्ड भी नहीं, बोहर भी नहीं, सॉरी भाई, प्लैंक। फोटोन के बारे में प्लैंक बोलता है कि फोटोन की जो एनर्जी है, ये तक की बात तो पुरानी है कि लाइट एनर्जी पैकेट है जिसको फोटोन कहते हैं। अब एक स्टेप आगे बात कर रहा है प्लैंक। प्लैंक बोल रहा है फोटोन की जो एनर्जी है वो रैंडम नहीं है बल्कि स्पेसिफिक है, खास है, जिसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो क्वांटा है। क्वांटा और स्पेसिफिक एक ही तर्जुमा है। तो जो फोटोन की एनर्जी है वो रैंडम नहीं है बल्कि स्पेसिफिक या क्वांटा। और अगर वो कहता कि भाई फोटोन की एनर्जी रैंडम है तो लोग क्वेश्चन करते ही नहीं आगे से। रैंडम का मतलब ही होता है कि कुछ भी हो जाएगी। पर अगर वो बोल रहा है स्पेसिफिक है तो इसका मतलब है कि लोगों का पूछना बनता है कि कितनी है। रैंडम होता तो क्वेश्चन नहीं बनता, पर स्पेसिफिक में तो क्वेश्चन बन रहा है कि भाई कितनी है। स्पेसिफिक का मतलब खास है, तो भाई कितनी है। तो जो स्पेसिफिक वैल्यू है फोटोन की एनर्जी की, उसको इसने कहा, क्योंकि आप अब फर्स्ट है सेकंड है सब पढ़ चुके हैं तो तमीज़ मानने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि ये वैल्यू जो है फोटोन की जो एनर्जी है वो या तो बराबर है एच एफ के, और इसको केमिस्ट्री में एच न्यू लिखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग है, तो आपको सिंबल से क्या इशू है। तो जो फोटोन की एनर्जी है, अगर फॉर्मूला बनाए तो फोटोन की एनर्जी बराबर है एच न्यू के। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। और अगर एच न्यू के बराबर नहीं है तो इसका इंटीग्रल, एच न्यू के बराबर नहीं है तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल है। मैथ्स वाले तो सुकून से मैनेज कर लेंगे, आपको समझना है इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है किसी चीज़ का 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि जो फोटोन की एनर्जी होगी या तो वो एच न्यू होगी, या तो वो होगी 2h न्यू यानी 2 टाइम, या तो वो होगी 3h न्यू यानी 3 टाइम, या तो वो होगी nh न्यू, n टाइम। और n जो होगा वो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 सो। तो फॉर्मूला बन गया एनर्जी ऑफ फोटोन का ENH न्यू। इसमें n यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए n को 1 रखकर फॉर्मूला बना देते हैं EH न्यू। ये आपने पहले भी सुना पढ़ा सब होगा। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गई आपको फोटोन की एनर्जी के बारे में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि फोटोन की जो एनर्जी है वो रैंडम नहीं है बल्कि वो क्वांटाइज्ड है, स्पेसिफिक है। और वो स्पेसिफिक वैल्यू या तो बराबर है एच न्यू के, या इसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी उसका 2 टाइम है, या उसका 3 टाइम है, या उसका 4 टाइम है एंड सो ऑन। अब एक रिलेशन यहाँ से डेवलप हो रहा है जो पेपर में आ सकता है, आप पढ़ लें तो क्या हर्ज है। रिलेशन ये डेवलप हो रहा है, ई एनर्जी है और न्यू फ्रिक्वेंसी है, उनका रिलेशन डायरेक्ट है, एच कांस्टेंट है, लिहाजा इसको हटा दें। तो ये पेपर में आ सकता है कि भाई फोटोन की एनर्जी और उसकी फ्रिक्वेंसी में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है। जितनी हाई
फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एक चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, तो वो हमने कर ली। तो ये छोटी सी थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और ये इसका फॉर्मूला है। ये टिक किया मैंने दोनों, ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं जो आपको याद है। अब आ सकते हैं आप बोर्स के मॉडल पे, बोर्स एटॉमिक। बोर का मॉडल फर्स्ट ईयर में इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि 3 डेरिवेशंस थी और वो पेपर में आती हैं। पर सेकेंड ईयर में कोई खास इंपॉर्टेंट, सेकेंड ईयर बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एप्टीट्यूड में डेरिवेशन तो आएंगी नहीं, फॉर्मूले आएंगे तो याद ही होंगे आपको। तो लिहाजा बोर की जो थ्योरी है वो बहुत जल्दी से हो जाती है एप्टीट्यूड लेवल पे, और बहुत आसानी से हैंडल हो जाती है। वजह मैंने आपको बता दी। तो बोर ने पोस्टुलेट्स दिए थे अपने आपको 1913 में, 1913 में इसने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। रदरफोर्ड की थ्योरी की तरह बोर की थ्योरी में लंबे लंबे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और ये सब नहीं। बोर की थ्योरी में डायरेक्ट पोस्टुलेट्स हैं जिनकी तादाद 5 है, और वो बारी बारी अब हम पोस्टुलेट पढ़ने जा रहे हैं। दीज आर 5 पोस्टुलेट्स जो हमने पढ़ने हैं। अब बारी बारी बोर के पोस्टुलेट पढ़ते हैं भाई। 5 पॉइंट दिए, और मेरे हिसाब से सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिखे हुए देखने में कोई इतनी ज़रूरत नहीं। क्या बोला भाई बोर ने, सुनते हैं ज़रा। पहले पॉइंट में बोर कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट उसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है भाई, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, तो वो अपनी मर्जी से नहीं घूमता कि बस घूम गया, बल्कि ख़ास रास्ते होते हैं जो नेचर ने डिज़ाइन किए हैं। स्पेसिफिक पाथ, इंग्लिश में वर्ड है स्पेसिफिक पाथ, और उर्दू में वर्ड है ख़ास रास्ते, मखसूस रास्ते। दो स्पेसिफिक और ख़ास जो रास्ते हैं स्पेसिफिक पाथ से, इनको कहा जाता है ऑर्बिट्स, शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। 3 नाम है इनके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, ये तो रदरफोर्ड ने बताया था। वो ख़ास रास्तों में घूमता है, ख़ास रास्तों में घूमता है। उन रास्तों को बोलते हैं ऑर्बिट्स, शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। पॉइंट नंबर 2 असल है काम का है। पॉइंट नंबर 1 में तो नाम दे दिए ना, ऑर्बिट का नाम दे दिया। पॉइंट नंबर 2 सुनने का। पॉइंट नंबर 2 में बोर बोलता है कि जितनी देर भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट्स में, ठीक है, जितनी देर भी इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, ऑर्बिट्स में, ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है ना लूज करता है। इस पे भी क्रॉस, इस पे भी क्रॉस। यानी इसको इस तरह कह लो कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की एनर्जी के लिहाज से घूमता है। जितनी एनर्जी ऑर्बिट उसको बोलता है उतनी एनर्जी से घूमता है, ना उसमें कोई गेन करता है ना लूज करता है, ना कमी ना इजाफा। दैट्स वाई ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फैसला ऑर्बिट से होता है। अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 100 जूल है, तो ये 100 जूल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है पढ़ाई के लिहाज से। वैसे वो इलेक्ट्रॉन की है, पर पढ़ाई के लिहाज से ही ऑर्बिट की एनर्जी है, और जितने इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव करेंगे उनको अपनी एनर्जी 100 जूल ही रखनी पड़ेगी, ना गेन करेंगे ना लूज करेंगे। दैट्स वाई बोर के मॉडल में ऑर्बिट्स का दूसरा नाम है एनर्जी लेवल्स। ना एनर्जी गेन करेंगे ना लूज करेंगे जब तक वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और अगर आप याद करें मेरा पिछला लेक्चर, तो वजह मैंने क्या बताई थी, वजह मैंने बताई थी कि जो असल फोर्स थी वो Fe थी। बहुत तफसील से बात की थी, दोबारा नहीं कर पाऊंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको भूल गया हो। और ये कन्वर्ट होता था Fc में, सेंटीपीटल फोर्स में, जिसकी वजह से ये एनर्जी लेवल में घूमते हैं। अब क्योंकि Fe फिक्स है तो Fc भी फिक्स होगा, और Fc फिक्स होगा तो एनर्जी फिक्स हो गई। ये कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। Fe क्यों फिक्स है, इसलिए कि Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो किस किस से आती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। लिख भी देता हूं मैं, Fe किस किस से आ रही है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से और प्रोटॉन के चार्ज से।
कूलम्स लॉ पढ़ा है आपने। और ये दोनों चार्ज क्या है, फिक्स हैं, तो ये दोनों चार्जेस फिक्स हैं तो एफ ई फिक्स होगा, एफ ई फिक्स है तो एफ सी में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी फिक्स है, लिहाजा एनर्जी फिक्स है। दैट्स वाई ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। सही बात हो। पॉइंट नंबर 3 में बोहर कहता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करता है, जब ऑर्बिट ये इलेक्ट्रॉन ये फैसला करता है कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन मैं लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा ऑर्बिट्स में एक से दूसरे में, फिर वो एनर्जी गेन या यूज करेगा, गेन भी करेगा या लूज करेगा। मिसाल के तौर पे अब के शेल में घूम रहा है, के शेल की एनर्जी 10 जूल है, एल शेल की एनर्जी 50 जूल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को के से एल शेल में आना है तो एनर्जी गेन करेगा, अपनी एनर्जी को 10 से बढ़ा के 50 पे लाएगा। एल से अगर वापस के में जाएगा तो अपनी एनर्जी को 50 से वापस 10 पे करेगा, तो 10 से जब 50 पे आएगा तो गेन करेगा, 50 से वापस 10 पे जाएगा तो लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या फैसला किया कि अगर वो एक ही ऑर्बिट में है तो एनर्जी गेन या लूज नहीं करेगा, और अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा, तो या तो एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा। पॉइंट नंबर 4 को आप 3 के ही पार्ट बोल सकते हैं, बाज लोग इसको 3 में मिला के पढ़ भी लेते हैं, मना नहीं है। पॉइंट 4 ये बोलता है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन या लूज हो रहा है वो दोनों का डिफरेंस है। जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन के से एल में जा रहा है तो भाई कितनी गेन करेगा, 40 गेन करेगा। 40 जूल का क्यों आया आंसर, तो 50 पे से 10 माइनस किया, एंड वाइस वर्सा। तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी E1 कहलाती है, जहां जाना चाहता है वहां E2 कहलाता है। दोनों को माइनस करके वो आंसर आ जाता है जो या तो एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। अगर E का साइन पॉजिटिव आया तो एब्जॉर्ब, वही चैप्टर 5 वाली बातें, और अगर माइनस आया तो रिलीज है। यहां तक सबको बात क्लियर हो रही। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन या लूज होगा डेल्टा ई, वो बराबर होगा E2 माइनस E1 के। E2 उसकी एनर्जी है जहां इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, E1 उसकी एनर्जी है जहां वो है, इसीलिए 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब जहां है, 2 जहां जाना चाहता है। माइनस करने पे आंसर आएगा। अगर आंसर कैसा आया, पॉजिटिव, तो समझो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और वो लोअर वाले से हायर में गया है। और अगर आंसर माइनस नेगेटिव आया, समझो रिलीज हुई है, तो वो हायर वाले से लोअर वाले में गया, तो रिलीज करेगा, कभी रिलीज कभी एब्जॉर्ब। ये आ गया पॉइंट नंबर 4। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो कैसी मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन की मोशन भाइयों कैसी है, सर्कुलर मोशन, लिहाजा उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम है। नाम सुना होगा आपने, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, जिसका फॉर्मूला mvr है। ये मैथमेटिकल सा पॉइंट है, लॉजिकल नहीं है। पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है कि जो क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, लिहाजा उसका कुछ ना कुछ क्या एंगुलर मोमेंटम है, जो कि या तो बराबर होगा h/2π के, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और अगर h/2π के बराबर नहीं होगा तो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी इसका 1 टाइम 2 टाइम इंटीग्रल मल्टीपल। बिल्कुल यही चीज़ है जो यहाँ पढ़ा दी है कि h न्यू के बराबर था, या उसका 2 टाइम था, या उसका 3 टाइम था, या उसका 4 टाइम था। वही चीज़ यहाँ पर आएगी कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, या तो वो बराबर होगा, यहाँ देख लें आप, या तो वो बराबर है h/2π के, ये एक्चुअल वैल्यू आ गई, और अगर इसके बराबर नहीं है तो इसका 2 टाइम होगा, इसका 3 टाइम होगा, इसका 4 टाइम होगा। तो फॉर्मूला बन गया mvr बराबर है nh/2π, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n जो है वो 1 2 3 चलेगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई 3.14 है। इसके पीछे पूरी डेरिवेशन है जो आपकी बुक में नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो नेट से मिल जाएगी, पर ऐसा इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए जो अभी फिलहाल यूजलेस हो। तो आपको डायरेक्ट किताब फॉर्मूला पढ़ा रही है, आपको भी फॉर्मूला पढ़ना चाहिए। दिस इज दी फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम nh/2π। अच्छा जी, अब ये जो पॉइंट्स पढ़ लिया आपने बोहर के,
इनकी बेसिस पे एप्लीकेशन है इसकी, एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब बोहर के एटॉमिक मॉडल की 3 एप्लीकेशन है और मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप कोई भी नोट्स उठा के या बुक उठा के डेरिवेशन को नज़र देखिएगा ज़रूर, मना नहीं है, पर पूरी डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई फॉर्मूला पेपर में नहीं आएगा डेरिवेशन का, तो कैसे आ सकता है? तो आपको उसको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको रीड करते हुए कोई कॉन्सेप्चुअल बात अगर आपको दिख जाए कि हाँ यार क्लियर नहीं हो रही, तो आप टीचर से पूछ लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे जो पहली आपके पास वो है डेरिवेशन, वो है रेडियस की, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पहली डेरिवेशन है। तो जो पहली डेरिवेशन है रेडियस की, ये क्या थी भाई? दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर mz e स्क्वायर, और ये डेरिवेशन इस फॉर्मूले से आई है जो मैंने पहले 2 दफा पढ़ा चुका हूं, एफ ई बराबर एफ सी के। एफ ई क्योंकि किससे आया है? एफ ई क्योंकि आया है किससे? भला अल्लाह भला करे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो ये कूलम के लॉ से आया है, जिसमें कूलम का कांस्टेंट के जो है वो केमिस्ट्री में जेड होता है, और जो Q1 है वो इलेक्ट्रॉन है, जो Q2 है वो प्रोटॉन है, और दोनों का चार्ज बराबर है, तो जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और जो एफ सी है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, अब इसकी पूरी डेरिवेशन है और कैंसिलेशन होगा, और v की वैल्यू प्लेस करके, v की वैल्यू कहाँ से प्लेस होती है, v की वैल्यू भी देख लें आप कि डेरिवेशन आप देखें तो परेशान ना हो, तो ये मैं फ़ायदा उठाता हूँ, यहाँ से v की वैल्यू प्लेस होती है। यहाँ से अगर v की वैल्यू बनाएं तो क्या बनेगी? यहाँ से v की वैल्यू बनेगी NH अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन के खिलाफ हूँ याद करने के मैं, तो मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ। यहाँ से v की वैल्यू उठती है और ये प्लेस हो जाती है यहाँ पे, और प्लेस होने के बाद उसको फिर आप सॉल्व आउट करते हैं, और सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास जो है वो एक फॉर्मूला आ जाता है। वो फॉर्मूला ये है, इस पर सब चीज़ें आपकी देखी हुई हैं। N123 है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई 3.14 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Z कूलम्स कांस्टेंट है, और E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है। सेकेंड जो डेरिवेशन है दैट इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, जिसको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं आप। अब जो सेकेंड जो डेरिवेशन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बोलो, अच्छा सेकेंड जो डेरिवेशन है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ये टोटल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगता है, के ई प्लस पी। इन दोनों की वैल्यूज प्लेस करते हैं, वैल्यूज प्लेस करने के बाद सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपके पास फॉर्मूला आ जाता है ई का माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। जो लोग भी आप में से डेरिवेशन पढ़ेंगे उनको अगर उसमें कोई बात तंग करती है तो वो बिल्कुल ग्रुप पे पूछ सकते हैं, पर पूरी डेरिवेशन याद नहीं करनी, उसको नज़र मारकर उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात आ रही हो जो कि तंग कर रहे हैं आपके, हालांकि कॉन्सेप्चुअल बातें कम है बहुत, क्योंकि मैथमेटिक्स ज़्यादा है। जैसे इस डेरिवेशन में सिर्फ आर की वैल्यू प्लेस करनी, तो ऐसी सूरत में यह है कि इतनी एफर्ट करनी नहीं पड़ती। तीसरी डेरिवेशन आपके पास है वेव नंबर की। तो वेव नंबर आपको पता है, वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। इसका फॉर्मूला होता है न्यू बार, और इसका फॉर्मूला होता है आर एच अपॉन 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लेमडा, और न्यू बार इसका फॉर्मूला है सिंबल। आर एक्स जो होता है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बुक से आपको जो रट्टा लगा लेनी है।
n1 वो ऑर्बिट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, n2 वो ऑर्बिट है जहाँ जंप करता है। मिसाल के तौर पे अगर पहले ऑर्बिट से छठे में गया तो n1 1 हो जाएगा और n2 6 हो जाएगा। आर एच की वैल्यू फिक्स है, वो प्लेस करेंगे, कभी कभार पेपर में आ जाता है तो बहुत ही हलवा होता है, ये फ्री के नंबर है। आर एच की वैल्यू फिक्स है, n1 भी फिक्स है, n2 भी फिक्स है, यानी n2 n1 n2 बता देंगे वो कि n1 इतना है, पहले से अगर छठे में जा रहा है तो n1 1 है, n2 6 है, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही हलवा हो जाएगा, बस आर एच की वैल्यू रट्टा लगानी है आपने। तो ये वेव नंबर कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। केमिस्ट्री को लॉजिकल बात इसके बारे में पढ़ाती नहीं है। फिर इसकी लैंग्वेज में ये जो आप इंटरफेरेंस पढ़ेंगे और इंटरफेरेंस के चैप्टर में नंबर ऑफ लाइंस पढ़ेंगे तो ये वो नंबर ऑफ लाइंस होती है। केमिस्ट्री का अपना स्टाइल है, केमिस्ट्री को इतना ही लिफ्ट कराती है कि फॉर्मूला पढ़ा देती है आपको कि वेव नंबर का ये फॉर्मूला है। ठीक बात हो गई। तो ये तीनों डेरिवेशन है जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी, मैंने फिर बोला बार बार। हाँ, उसको रीड करने पे कहीं फंसते हैं आप तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई बड़ा जवाब होगा तो मैं इस तरह के लेक्चर में दे दूंगा, छोटा मोटा जवाब होगा तो ग्रुप पे क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका काम है कि आपको करना है। अच्छा भाई, बोहर का मॉडल हमने ख़त्म कर लिया और इसकी डेरिवेशंस पे मैंने बात कर ली। अब हमारा आखिरी जो पोर्शन है वो है क्वांटम नंबर और ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ये सब लास्ट पोर्शन है। पर उस पोर्शन से जाने से पहले दो छोटे टॉपिक हैं जो हमने पढ़ने, फिर वो लास्ट पोर्शन होगा हमारा। एक है एक्सरे और एक है हेजनबर्ग। तो पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर टाइम मिला तो आज ही इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में हम लास्ट पोर्शन करेंगे, एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। ये बुक से ज़रूर रीड करना है आपने। जहाँ जहाँ मैं बुक से रीड करने को बोलता हूँ तो समझे कोई वजह होती है तो आप फॉलो किया करें। अच्छा, एक्स रेज वो रॉन्गटन रेज भी कहते हैं। एक्स रेज आर ऑल्सो कॉल्ड रॉन्गटन रेज। ठीक है, इनको रॉन्गटन रेज भी कहते हैं। रॉन्गटन ने ये कहा कि जब कैथोड से कैथोड रेज निकली, जो कि आपको तो हिफ्ज है ना, रेज निकली, तो ये रेज जाके टकराई एनोड से। ठीक है, कैथोड से रेज निकली और ये रेज जाके टकराई किससे? एनोड से। तो जब ये रेज एनोड से टकराई, कैथोड से निकली और जाके एनोड से टकराई, तो उसके रिएक्शन में एनोड से भी रेज निकली। ये रेज जो एनोड से निकली ये इनविजिबल थी, हार्मफुल नहीं थी, इसीलिए एक्सरे आप कराते हैं बगैर किसी टेंशन के, और न्यूट्रल थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी, यानी मास नहीं था इनका। दीज रेज आर इनिशियली कॉल्ड रॉन्गटन रेज, और फिर कोई नाम नहीं मिला इनका तो रॉन्गटन ने नाम रख दिया। मतलब उस ज़माने में साइंटिस्ट की मर्जी होती थी ना, तो उसने नाम रखा एक्स रेज। जैसे लेट करते हैं ना, ABCD अल्फा बीटा गैमा, लेट कर लिया, सिंबल है। जब अल्फा एक सिंबल है तो एक्स भी एक सिंबल है। तो एक दफ़ा और सुन लें आप क्या बोला मैंने, कि कैथोड से कैथोड रेज निकली, वो जाके टकराई एनोड से, उसके नतीजे में एनोड से भी रेज निकली। ये जो रेज निकली इनको जब पढ़ा तो पता चला ये इनविजिबल है, यानी दिख नहीं रही, हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, न्यूट्रल रेज है, कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी कि मास नहीं है इनका कोई। दीज रेज आर नोन एज रॉन्गटन रेज। सारी प्रॉपर्टी मेन मैंने आपको बता दी, इनको रॉन्गटन रेज बोलते हैं, और शॉर्ट नाम जो इनका रॉन्गटन ने रखा, दे आर कॉल्ड एक्स रेज। अब एक्स रेज की जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था आज ही। तो यहाँ पर आपको पता है कि V बराबर होता है म्यू लैम्डा के, और फ्रिक्वेंसी फिर यहाँ से बराबर हो जाएगी V अपॉन लैम्डा के। तो अगर फ्रिक्वेंसी की जगह पे उसका फॉर्मूला रख दिया जाए तो एक फॉर्मूला बन के आ गया जो कि फिजिक्स में लाजमी आपने पढ़ा होगा, H V अपॉन लैम्डा। यहाँ मुझे एक बात याद आई जो बतानी रह गई, कि जब आप बोर के मॉडल में RH की वैल्यू याद करेंगे तो RH का एक फॉर्मूला भी है,
वो भी ज़रूर याद कर लीजिएगा डेरिवेशन से, ऐसा ना हो कि वो फॉर्मूला आ जाए, हमने तो मेन फॉर्मूले पढ़े हैं तो इग्नोर हो जाए आपसे, तो वो ज़रूर पढ़ लेना आप। जो लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे उनको तो दिख ही जाएगा। खैर, तो E बराबर हो गया h न्यू के। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले में E और लैम्डा का रिलेशन इनवर्स है। भाई ये पॉइंट ऑफ व्यू किताब में, जाहिर सी बात है किताब का अपना स्टाइल है, किताब फॉर्मूले वॉर्मूले से नहीं पढ़ाती, उनको इससे गर्ज नहीं कि आपको समझ में आया नहीं है। हम स्टूडेंट हैं और टीचर है, हमारा गर्ज है। तो E और लैम्डा का रिलेशन कैसा इन्वर्स है, इसका मतलब है कि टॉपिक ये बोलता है कि क्योंकि एक्स रेस किससे आ रही है, एनोड से, एक्स रेस किससे आ रही है, एनोड से। तो अगर आप एनोड का एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप एनोड का एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो एनोड का एटॉमिक नंबर बढ़ने से उसके पार्टिकल बढ़ेंगे, पार्टिकल्स की एनर्जी होती है, तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। और एनर्जी का लैम्डा से रिलेशन कैसा है, इन्वर्स है, तो एनर्जी बढ़ेगी तो जो लैम्डा है वो कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है। और फ्रीक्वेंसी से कैसा रिलेशन है एनर्जी का, डायरेक्ट है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बस ये रिलेशंस आपने याद रखना, ये रिलेशंस आपने नहीं भूलने कि एक्स रेज एनोड से आ रहे हैं, एनोड का एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे, लिहाजा एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा यानी वेवलेंथ कम होगी, कोई रिलेशन इनका इन्वर्स है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से रिलेशन कैसा है, यहाँ पे डायरेक्ट है। इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये आपने जहन में रखना है। अब हमारे पास टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। छोटा सा ये भी एक टॉपिक है, इस पे हम लेक्चर एंड करेंगे ये वाला, और फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो क्वांटम नंबर्स है उस पर बात करें। अच्छा भाई, हाइजेनबर्ग जो था, जैसे एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था, ऑल्दो कि ये अगर आप डेरिवेशन इसकी अपनी देखेंगे तो बहुत लेंथी है, पर मैं आपकी किताब के लिहाज से बात कर रहा हूँ। इसने दो चीज़ों को टारगेट किया। इसने एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बात की और एक उसके मोमेंटम के बारे में बात की। एक ये इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल किया अनसर्टेनिटी, जिसका मतलब यहाँ पे एरर, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स एरर। ये मुश्किल वर्ड है, लोग इससे घबरा जाते हैं। तो जो आपके दो टॉपिक्स हैं, यानी कंसर्न है, वो एक ये वर्ड है पोजीशन का और एक वर्ड ये वर्ड है मोमेंटम का, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन के हैं। अब कितने लोगों को ये बात एक दफ़ा में क्लियर है कि ये जो दोनों वर्ड हैं पोजीशन और मोमेंटम, ये मेजरमेंट के लिहाज से एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी, ठीक है, ये मेजरमेंट के लिहाज से एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है। यानी कि अगर आप पोजीशन निकालने जाएंगे तो मोमेंटम तंग करेगी, मोमेंटम निकालने आएंगे पोजीशन तंग करेगी। पोजीशन उस बॉडी की निकलती है जो स्टैटिक होती है, मोमेंटम उस बॉडी का निकलता है जो मूवेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी हो तो इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक मानना पड़ेगा एक लम्हे के लिए, और अगर उसका मोमेंटम निकालना हो तो उसको एक लम्हे के लिए, बल्कि वो है ही मूवेबल, तो मूवेबल ही मानना पड़ेगा एक लम्हा क्या। तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि अगर आप अलग से पोजीशन निकाल लें और मोमेंटम को इग्नोर कर रहे हैं, और अलग से मोमेंटम निकाल लें और पोजीशन को इग्नोर कर रहे हैं, फिर तो खैर है, ठीक है ना। अगर आप एक चीज़ को टारगेट कर रहे हैं और एक चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, फिर तो खैर है। पर अगर आप एक ही वक्त में, अब यहाँ सुनने का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है साइमल्टेनियसली, बड़ा अच्छा वर्ड है, ज़बरदस्त वर्ड है, एक साथ। अब हाइजेनबर्ग कहता है कि अगर आप साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें निकाल लें, यानी एक ही वक्त में दोनों चीज़ें निकाल लें एक साथ, पोजीशन भी निकालना चाह रहे हैं, मोमेंटम किसी को भी इग्नोर करना नहीं चाह रहे, तो दोनों के आंसर में एरर आएगा, क्योंकि पोजीशन मोमेंटम निकालते हुए तंग कर रही है, मोमेंटम पोजीशन निकालते हुए। लिहाजा दोनों के जो आंसर्स होंगे, दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे, उनमें अनसर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी, दोनों में अनसर्टेनिटी हो, यानी कि एरर होगा, दोनों में एरर होगा। और जो एरर होगा उसको उसने डेल्टा से शो किया, डेल्टा से।
जैसे मिसाल के तौर पे आंसर आना चाहिए 10 आ रहा है 9.3, तवज्जो चाहिए ज़रा, आपका आंसर आना चाहिए 10 आ रहा है 9.3, तो एरर कितना हुआ 0.7, तो ये जो 0.7 है ये डेल्टा है। एक दफ़ा और सुन लें, आंसर जो सही मानों में आना चाहिए वो किसी भी चीज़ का वो आना चाहिए 10, और आपने जब कैलकुलेट किया गलती हुई आपसे और आपका आंसर आया 9.3, तो आप बोलेंगे भाई मेरा एरर कितना है, मेरा एरर है 0.7। तो हाइजेनबर्ग ने इस एरर को डेल्टा से शो किया, तो उसने बोला डेल्टा एक्स जो है ये अनसर्टेनिटी है पोजीशन की, पोजीशन में जो आंसर का फ़र्क आ रहा है वो डेल्टा एक्स है, और डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम की। और फाइनली उसने पूरी डेरिवेशन लंबी चौड़ी देने के बाद, जो आपके सिलेबस में नहीं है, कहा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा वो तकरीबन h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा। तो आप नोट कर लेंगे कि प्लैंक्स कांस्टेंट डेरिवेशन में बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो हाइजेनबर्ग की थ्योरी को एक दफ़ा और सुनते हैं, क्या बोला इसने, बोला कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों निकालते वक्त अगर आप एक वक्त में एक ही चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, पोजीशन निकाल रहे हैं, मोमेंटम को इग्नोर कर रहे हैं, मोमेंटम निकाल रहे हैं, पोजीशन को इग्नोर कर रहे हैं, फिर तो खैर है। पर अगर आपने दोनों चीज़ें एक साथ निकाली तो पोजीशन निकालते हैं स्टैटिक बॉडी की, मोमेंटम निकालते हैं मूवेबल बॉडी का, लिहाजा तंग होंगे आप, और तंग होंगे तो आपकी कैलकुलेशन में, आपसे मुराद है साइंटिस्ट को चैलेंज कर रहा है वो, कि साइंटिस्ट की जो कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ आई, उस गड़बड़ को उसे डेल्टा से शो किया। तो उसे बोला कि ना पोजीशन का आंसर ठीक आएगा ना मोमेंटम का आंसर ठीक आएगा, तो पोजीशन का आंसर जो गलत आ रहा है उसको डेल्टा एक्स बोला, मोमेंटम का आंसर जो गलत आ रहा है उसको डेल्टा पी बोला, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया उसको उसने बोला एच, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ हमारा पहला पोर्शन ख़त्म हो गया स्ट्रक्चर वाला। अब जो आखिरी पोर्शन चैप्टर का है वो ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर का है, जिस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर में आज के। तो इस लेक्चर में हम अल्लाह हाफिज़ लेते हैं आपसे, सेकंड लेक्चर में बात करते हैं आपसे।